Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. Today we are going to study about Aristotle's theory of slavery. जैसा कि हमें पता है एरिस्टोटल एक रियलिस्ट थिंकर था, रियलिस्ट फिलोसफर था। वो रियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता था रेदर देन इमेजिनरी थिंग्स में। एरिस्टोटल बिल्कुल ही अलग था प्लेटो से, जो कि आइडियलिस्ट थिंकर था। प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी आइडियाज़ पे ही बेस की है पूरी। जो एरिस्टोटल है वो चीज़ों को ऐसे देखता है जैसी वो हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द रियल्म ऑफ अनरियलाइजेबल आइडियाज़। उन चीज़ों में जाने की बजाय जो होने वाली हैं, कैसे होंगी, क्यों होंगी, एरिस्टोटल उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे जो होती हैं। ये जो फैक्ट है ये उनकी जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी में बेटर तरह से इलस्ट्रेट किया गया है। तो एरिस्टोटल ने स्लेवरी को 3 ग्राउंड्स पर जस्टिफाई किया। फर्स्ट ग्राउंड क्या था, दैट स्लेवरी इज़ नेचुरल। सेकेंड क्या था, स्लेवरी इज़ यूज़फुल। एंड थर्ड वन इज़ दैट स्लेवरी इज़ जस्टिफिएबल ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सपीरियंसी। तो अब वन बाय वन हम इन सब ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ग्राउंड क्या है, दैट इज़ स्लेवरी इज़ नेचुरल। अब स्लेवरी नेचुरल कैसे है? एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो नेचर है वो नहीं चाहता कि जो मैन है वो उनकी अपनी कैपेसिटीज़ जो हैं विर्च्यू को लेकर वो सेम हो, अनइक्वल होती हैं सबकी कैपेसिटीज़। नेचर ये भी नहीं चाहता कि जो पीपल हैं वो मेंटली और फिज़िकली इक्वल हों। अगर कोई पर्सन मेंटली या फिज़िकली इक्वल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, विर्च्यू ज़्यादा होगी, वो कुछ अच्छा काम करेगा। और जो मेंटली वीक है, जिसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो स्लेव ही बनेगा। सेकेंडली, नेचर क्या चाहता है कि जो सुपीरियर है वो हमेशा इन्फीरियर पे रूल करे, जो बड़ा है वो छोटे पे रूल करे। जैसे कि हमारी बॉडी पे साउल का रूल चलता है। अगर हमारी बॉडी से हमारी आत्मा निकल जाएगी तो बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी ना। सेकंड, जो मेल्स है वो फीमेल पर अपना डोमिनेशन करते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो चिल्ड्रन के ऊपर अपना रूल करते हैं। तो इसी तरह एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि नेचर ऑर्डेन्स दैट द सुपीरियर शुड रूल ओवर द इन्फीरियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हर चीज़ इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनका सबका अपना अपना काम है, काम करेंगे। नेचर ने हर पर्सन को पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के साथ किया है, हर पर्सन में कुछ कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ डाली हैं। और जो जैसे कि स्लेव के अंदर वो क्वालिटी है कि वो स्लेवरी कर सके, वो मैनुअल लेबर के लिए फ़िट है, वैसे ही जो मास्टर है उसके पास ये क्वालिटी है कि वो रूल कर सके। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, एरिस्टोटल ने स्लेवरी को नेचुरल समझाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जैसे कि ह्यूमन बीइंग में उसकी 2 नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, एक है सेक्स और दूसरा है एपिटीट। एक फैमिली बनाने के लिए जैसे हस्बैंड और वाइफ चाहिए होते हैं, वैसे ही मास्टर और स्लेव चाहिए होते हैं ताकि ये सोसाइटी अच्छी तरह से वर्क कर सके। सेकंड पॉइंट क्या दिया था एरिस्टोटल ने, अपने जो सेकंड ग्राउंड दिया था जिसमें उन्होंने स्लेवरी जस्टिफाई की थी, वो क्या था, दैट स्लेवरी इज़ यूज़फुल। अब स्लेवरी यूज़फुल कैसे है? एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो स्लेवरी है वो सिर्फ नेचुरल ही नहीं, ये यूज़फुल भी है, बिकॉज ये 2 पर्पस सर्व करती है। एक कैसे, मास्टर जो कि एक स्टेट का सिटीज़न है, अगर उसके पास स्लेव होगा तो वो पब्लिक अफेयर्स पे ध्यान दे पाएगा, टाइम निकाल पाएगा। अगर वो किसी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स में इन्वॉल्व होगा, लाइक घर का काम करना, खाना बनाना, ये करना, तो वो कैसे पब्लिक अफेयर्स मैनेज कर पाएगा। यहाँ पर जो स्लेव है वो उसकी एड में आता है, उसकी मदद करने के लिए आता है। एक स्लेव है वो एक लिविंग पोजेशन है, इंस्ट्रूमेंट एक्शन ऑफ द मास्टर। जैसा जैसा मास्टर बोलेगा वैसा वैसा स्लेव करेगा। वैसे ही जो मास्टर है उसको लेजर का टाइम मिलेगा ताकि वो जो मास्टर है वो अपना जो लेजर का टाइम है वो किस में यूटिलाइज़ कर सके, फॉर द अटेनमेंट ऑफ विर्च्यू। इसका सेकंड पॉइंट क्या देते हैं, स्लेवरी यूज़फुल। स्लेवरी जो है वो सिर्फ मास्टर के लिए ही यूज़फुल नहीं है, वो स्लेव के लिए भी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये स्लेव अगर एक मास्टर के वहाँ जाकर काम करेगा, मास्टर क्या करेगा, उसको उस काम की पे देगा, उसको खाना देगा 2 टाइम का, जितने टाइम वो रहेगा, उसको कपड़े देगा,
उसको रहने की जगह देगा मास्टर, ताकि जो एक स्लेव है उसकी अपनी लाइफ भी अच्छे से चल सके और वो अपने चिल्ड्रन का अच्छे से, जो स्लेव है वो अपने चिल्ड्रन का अच्छे से ध्यान रख सके। यहाँ पर जो मास्टर है वो स्लेव की हेल्प में आ रहा है। एक पॉइंट में स्लेव मास्टर की हेल्प में एड में आ रहा है, और दूसरी तरफ जो मास्टर है वो स्लेव की हेल्प कर रहा है। अवर लास्ट ग्राउंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी इज़ एक्सपीडियंसी। अब स्लेवरी एक्सपीडियंसी पे कैसे बेस करता है? अब एक्सपीडियंसी का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए सूटेबल रहना या फिट बैठना किसी चीज़ में। तो उस टाइम पे जब एरिस्टोटल का टाइम था, उस टाइम पे जो स्लेवरी थी वो बहुत थी ग्रीस में, हर जगह पाई जाती थी वर्ल्ड में, सिर्फ ग्रीस में ही नहीं थी, हर जगह पाई जाती थी। एक सिटी की इकोनॉमी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट था स्लेवरी होना। जितने आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी एक सिटी में वो स्लेव्स की थी, इसलिए कंप्लीट इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स वाज नॉट वारंटेड बाय द कंडीशंस इन द सोशल इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। एक स्लेव की, एक गुलाम की कंप्लीट इमेंसिपेशन मतलब उस किसी को फ्री कर देना। तो स्लेवरी स्लेव्स को पूरी तरह इमेंसिपेट करना तो पॉसिबल नहीं था, ना ही वहाँ की जो सिचुएशंस है वो अलो कर रही थी, ना ही वहाँ का जो वहाँ का जो रूलर था या जो भी था वो अलो कर रहा था। और सोशल इकोनॉमी की मेंटेन करने के लिए स्लेवरी जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। ये जो जस्टिफिकेशन एरिस्टोटल ने दी है, इट इज़ नॉट एन अनक्वालिफाइड जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी बाय एरिस्टोटल, बट ही जस्टिफाइड स्लेवरी विथ सर्टेन कंडीशंस। उन्होंने स्लेवरी को कुछ और कंडीशंस के साथ जस्टिफाई किया है। जैसे पहले उन्होंने डिस्टिंक्शन बिटवीन स्लेव्स बाय नेचर एंड स्लेव्स बाय लॉ किया, उसके बाद रिलेशनशिप्स बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स बताया, एंड लास्ट वन इज़ इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन स्लेव्स बाय नेचर एंड स्लेव्स बाय लॉ। अब एरिस्टोटल ने स्लेव्स बाय नेचर और स्लेव्स बाय लॉ के बीच एक बहुत ही क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है, डिफ्रेंशिएट उन्होंने किया है। अब स्लेव्स बाय लॉ कौन से हैं? वो स्लेव्स या तो प्रिजनर ऑफ वॉर, लड़ाई में, जंग में जो रूलर जीत जाता है, दूसरी देश के वो लोग हैं, वो चाहे जिसको स्लेव बना सकता है, वो वाले स्लेव। उन्होंने बोला है कि जब हम वॉर में कोई स्लेव्स जीतते हैं तो उनकी स्लेवरी को जो एरिस्टोटल है वो डिसअप्रूव करता है। एरिस्टोटल बोलते हैं सिर्फ वही पर्सन स्लेव बनाए जाने चाहिए जो मेंटली डेफिशिएंट हैं उस चीज़ को लेकर। सेकंड क्या बताते हैं? रिलेशंस बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स। मास्टर्स एंड स्लेव का रिलेशन कैसा होना चाहिए? जो मास्टर है उनको स्लेव के साथ एकदम मर्सीफुल बिहेव करना चाहिए, दया के साथ बिहेव करना चाहिए। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट को ये देखना चाहिए जो स्लेव्स हैं वो मास्टर के द्वारा अच्छी तरह से ट्रीट हो रहे हैं या नहीं। जो मास्टर्स अपने स्लेव्स के साथ क्रूअल हैं, उनके साथ क्रूअल बिहेव करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और थर्ड वन इज़ इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। हर स्लेव्स को, जितने भी स्लेव्स हैं उनको ये होप मिलनी चाहिए, ये आशा मिलनी चाहिए कि उनको एक दिन इमेंसिपेट किया जाएगा। उसके लिए उनको क्या करना है? गुड कंडक्ट रखना है, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, बिल्कुल दिल लगाकर उनको अपना काम करना है। एरिस्टोटल उस स्लेव को इमेंसिपेट कर देगा, छोड़ देगा कंट्रोल से, जिसने क्या किया होगा? हु हैज़ डेवलप्ड हिज रीज़न एंड कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन। जिसको पता है हाँ अब मैं ये काम करूँगा, ये काम सही है मेरे लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूँगा। यहाँ पर हमारा एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी ख़त्म होता है। अब हम करेंगे इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में फर्स्ट पॉइंट क्या देते हैं एरिस्टोटल? दैट इज़ रेशियल प्रेजुडाइज। अब जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है स्लेवरी का, वो तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल रेशियल प्रेजुडाइजेस की वजह से ही वो बोर्न हुआ है। जो एरिस्टोटल है वो सब जितने भी नॉन ग्रीक्स हैं उनको बारबेरियंस बोलता है। वो जो बहुत ही क्रूअल हैं, जो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते, बारबेरियन उसको कहते हैं। जो एरिस्टोटल है वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ पर्शियंस को ही स्लेव बनाना चाहिए और जो ग्रीक्स के लोग हैं उनको स्लेव नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ अगेंस्ट मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट के अगेंस्ट है कैसे? एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, जो स्लेव है वो एक एनिमेट इंस्ट्रूमेंट है एक्शन का, जिसके पास अपनी कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, काम करने की रीज़न नहीं है, बस वो सिर्फ अपनी जो ड्यूटी है, जो मास्टर को सर्व करना, वो सिर्फ वही करे। जो एरिस्टोटल का ये जो कंसेप्ट है स्लेवरी का, वो बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी के अगेंस्ट है। लास्ट पॉइंट इज़
हिज कंसेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी टू इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम ये मान लें कि जो एरिस्टोटल का व्यू है दैट नेचर ऑर्डेन्स दैट सुपीरियर शुड रूल ओवर द इन्फीरियर, कि जो बड़ा है उसको छोटे पे रूल करना चाहिए, तब तो हमारी जो स्टेट है उसमें नंबर लेस क्लासेस हो जाए इंस्टेड ऑफ 2 क्लासेस, बिकॉज हर कोई किसी न किसी वे में किसी पर्सन से सुपीरियर है, उसके अंदर किसी क्वालिटी में वो दूसरे पर्सन से सुपीरियर है या किसी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में है। तो इसका जो ये उसका पॉइंट है कि नेचर ऑर्डेन दैट सुपीरियर शुड रूल ओवर इन्फीरियर, वो बिल्कुल गलत है। इसका कंक्लूजन क्या है? अब एरिस्टोटल जो था वो एक टिपिकल ग्रीक था विद अ वेरी स्लाइट रिफॉर्मेटिव बेंट ऑफ माइंड। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी में, उस मैन के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते जो 21st सेंचुरी में रह रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा एरिस्टोटल ने अपने जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी में बताया। अगर वैसा होने लगे तो पूरी दुनिया ही गुलाम बन चुकी हो, अभी पूरी दुनिया ही स्लेव बन चुकी हो। जितने भी फंडामेंटल नोशंस हैं लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल जैसा तो बिल्कुल ही समझ नहीं सकता। यहाँ पर हमारी एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड हिज बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट्स पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।